यस निखिल, क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? बस रिपीट करो। मैं बोल रहा था कि आप जैसे बोले यूटिलिटी होता है, जैसे उसको छोला कुलचा नहीं आता है, उसको डोसा नहीं आता है, तो सपोज मेरे को छोला कुलचा नहीं आता है, मेरे को खाना भी नहीं है, मैं बस डोसा बेच के अमीर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता? देखो, अगर तुमको समझो छोला कुलचा नहीं खाना है, ओके, और तुम सोच रहे हो कि मैं डोसा अपने पड़ोसी को खिलाऊंगा और वो बेच के अमीर हो जाऊंगा, ठीक है? तो ये बताओ कि तुम्हारा पड़ोसी तुमसे डोसा लेने के लिए इंटरेस्टेड क्यों रहेगा? वो किसी और से डोसा लेगा, है ना? कि तुम सोच रहे हो। देखो, इस डील में तो कोई पैसा का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, पहली बात। मैं अगर प्रैक्टिकली देखें, समझो हम लोग इंडिया है और हम लोग सोच रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए दूसरे कंट्री से, हम लोग अपना कंट्री का जो कमोडिटी है वो किसी कंट्री को बेचेंगे और हम लोग अमीर बन जाएंगे, ओके। काफी अच्छा पॉलिसी सोचा है हम लोगों ने। अब देखो क्या होगा, हम लोग समझो फ्रांस के पास गए, बोले कि हम लोग को लिट्टी चोखा बेचना है, ठीक है, खाइएगा। तो बोले कि अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ तो बिहारी बहुत रहते हैं, तो लिट्टी चोखा तो हम खा लेंगे, लेकिन बदले में तुमको हमारा फ्रेंच फ्राई लेना होगा। तो तुम बोले नहीं नहीं नहीं, हम लोग फ्रेंच फ्राई नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ लिट्टी चोखा खाएंगे, तो लिट्टी चोखा बेचेंगे। तो बोला कि बट बुड़बक, तुमसे काहे ले लिट्टी चोखा? जब तुम मेरा फ्रेंच फ्राई लेगा ही नहीं तो तुमसे काहे ले हम लिट्टी चोखा? हम किसी और से ले लेंगे लिट्टी चोखा। मॉरिशस में भी बिहारी रहता है, उससे मॉरिशस से ले लेंगे लिट्टी चोखा, लेकिन वो मेरा फ्रेंच फ्राई लेगा। तो देखो, एडवांटेज दोनों तरफ से होना चाहिए ना। तो तुम सिर्फ अगर ये सोचेगा कि हम ही करें तो कैसे होगा? ठीक है, ऐसा कुछ बना रहे हैं, मोनोपोली है जिसमें तब हो सकता है ना? हाँ। अब देखो, ये पॉइंट अच्छा बोला कि अगर मेरा कमोडिटी ऐसा है जो सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ और कोई नहीं बना सकता, जैसे सऊदी मिडिल ईस्ट ने किया था, ऑयल, मतलब नेचुरल पेट्रोलियम जो होता है वो सिर्फ वही बना सकता है, सबको पता है। तो बोला लोग खरीदो सब लोग मेरे से, तो सब कंट्री उसे खरीदने लगा। इसीलिए ओएनजी क्या बोलते हैं, ओपेक का फॉर्मेशन हुआ। सब कंट्री जो मिडिल ईस्ट का एक साथ आके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, बोला हम लोग एक साथ तेल बेचेंगे, सब कंट्री को हमसे लेना ही पड़ेगा, तो हम लोग चलो दाम बढ़ा देते हैं, लेगा ये लोग। तो दाम जब बढ़ गया तो बहुत इन्फ्लेशन हो गया पूरे वर्ल्ड में। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे तुम मोनोपोली चैप्टर में अगर जाओ वापस, तो मोनोपोली चैप्टर का एक फीचर था, जो फीचर है मोनोपोली में, उसमें एक फीचर था कि देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द मोनोपोली प्रोडक्ट। कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट मिल जाए तो फिर वो मोनोपोली नहीं रहेगा। तो अमेरिका ने काफी ट्राई किया था कि नेचुरल गैस का कोई ये खोजा जाए, सब्स्टिट्यूट खोजा जाए, लेकिन उसको मिला नहीं। तो अल्टीमेटली अभी भी सब लोग अपना अपना एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट जो है ऑयल का, वो सऊदी से ही कर रहे हैं। तो ये तभी होगा अच्छा, जब मोनोपोली है। एक और क्वेश्चन पूछे? पूछो। बोल रहे थे कि एक कंट्री का जो नेशनल इनकम बढ़ता है, वो तो हम्म, सब एंटरप्रेन्योर की वजह से बढ़ता है। जैसे एक टाइटन का है, वो तो किसी का कंपनी होगा, तो वो एंटरप्रेन्योर लगाया, कंपनी बाहर गया, बाहर से पैसा आया, तभी तो बढ़ेगा। जो जब तक एंटरप्रेन्योर नहीं आएगा तब तक तो नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगा। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप, ये देखो, ये काफी गलत कॉन्सेप्ट है कि किसी एक चीज को बोलना कि आपके चलते हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, ओके। क्योंकि देखो, सब कुछ का इक्वल रोल रहता है जीडीपी बढ़ाने में। समझो तुम एक एंटरप्रेन्योर हो और तुमने एक बिजनेस शुरू किया कुछ ऐसे चीज का जिसका मार्केट में डिमांड ही नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा तुमने किया, ठीक है, लेकिन मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो लोग जब खरीदेंगे ही नहीं तो जीडीपी बढ़ ही नहीं सकता है, ओके। अब जहां तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बात है कि आ, हमें इंपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, एक्सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, तो ये देखो, ये इसीलिए किया जाता है ताकि, जैसे कभी कभी होता है कि कुछ चीजों का इंपोर्ट नहीं करने देता है गवर्नमेंट रेगुलेशन लगा देता है कि आप इस चीज को इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, ओके, या इंपोर्ट करोगे भी तो इतना ही कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है, कंट्री में सेवरल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, कुछ गरीब लोग हैं। तो समझो, अगर हम लोग सिर्फ समझो फॉर एग्जांपल कपड़ों का अगर मैं बात करूं, तो अगर तुम सिर्फ वो कंपनी का कपड़ा लेने लगो, क्या बोलते हैं, समझो तुम गुची। गुची का ही कपड़ा सिर्फ मंगाने लगो, तो कंट्री में कपड़े का प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जो गरीब लोग हैं हम जैसे, वो कपड़ा नहीं पहन पाएंगे, हम लोग फिर नंगा घूमेंगे। तो गवर्नमेंट को तो सोचना पड़ेगा, ऐसे कैसे किसी को नंगा घुमा सकता है। तो बोलेगा कि चरखा ठीक है, चलाना पड़ेगा। आप तो, हाँ, तो बोले खादी। खादी बनाओ, नेचुरल मतलब डोमेस्टिक कम्युनिटी बनाओ, तो उसका प्रोडक्शन को फिर फेवर करना पड़ेगा।
ठीक है, तो सब कुछ का एक मल्टीपल रोल है जीडीपी बढ़ाने में, ऐसा नहीं है। जैसे समझो जीडीपी में एक आई कंपोनेंट है ना, इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट। ये इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट कैसे आता है? सेविंग से। तो समझो लोग सेव, जैसे लोग सेव कर रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि कोई भी इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं है, या समझो गवर्नमेंट बाइंडिंग्स है, तब फिर जीडीपी नहीं बढ़ सकता, इवन इफ अगर तुम्हारा सेविंग्स बढ़ भी रहा है तो। क्योंकि सेविंग्स क्या है? सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। इन्वेस्टमेंट क्या है? डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। दोनों जहां इंटरेक्ट करता है वहां एक रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को मिलता है। मैंने बताया था सप्लाई कर्व, सेविंग कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व, राइट? जो कभी कभी हो जाता है व्हेन देयर इज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। याद है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट? मैंने बताया था, याद है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट? किसी को, कौन बता पाएगा? विनीत कुछ लिखा देखिए। नहीं, मैं गरीब हूँ, गरीब नहीं हूँ, मेरे पास गुची नहीं। रिपीट, क्या मतलब विनीत? समझ में नहीं आया मेरे को। जब आप कपड़ा का बात कर रहे थे तब वो गुची का बात बोला, और अभी जो आप बोले उसको बोला रिपीट। पैराडॉक्स रिपीट मतलब कभी ऐसा होता है कि देखो हम लोगों ने उसमें पढ़ा है मैक्रो में, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, कि इवन इफ सेविंग्स इंक्रीज कर रहा है बट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं कर रहा है, राइट? तो ये कब होता है कि देखो एक पब्लिक जो है वो सेविंग कर रहा है, सेविंग्स बढ़ाए जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो सेविंग्स के लिए, वो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में कब तब्दील होगा? जब कोई लोन का डिमांड करेगा, राइट? अब मार्केट में समझो कोई लोन का डिमांड ही नहीं कर रहा है, तो उस सेविंग्स का कोई फायदा नहीं है, जीडीपी को बढ़ा नहीं पाएगा वो सेविंग्स, क्योंकि जब तक जीडीपी सेविंग्स इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन जीडीपी कैन नॉट इंक्रीज। तो क्या होता है कि जैसे जो निखिल ने कहा कि एंटरप्रेन्योर जो जीडीपी को इंक्रीज कर देता है, दैट इज नॉट द केस। एंटरप्रेन्योर कभी जीडीपी को इंक्रीज नहीं कर सकता है जब तक डिमांड साइमल्टेनियसली उसके साथ ना चले। कोई एक इंसान इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं कर सकता है, ये गलत गलत फहमी है। ओके, अच्छा, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। Okay, so an open economy is one that trades with other nations in goods and services, and not, and most often also in financial assets. Indians, for instance, enjoy using products produced around the countries, around the world, and some of our production is exported to foreign countries. तो क्या हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किस चीज का करते हैं? सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का ही नहीं, हम लोग असेट्स का भी ये करते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है? असेट्स का इन द सेंस कोई फॉरेन फॉरेन ये क्या नाम है, समझो सपोज फॉरेन पोर्टफोलियो हमारे कंट्री में, या फॉरेन बैंक हमारे कंट्री में है काफी सारा, राइट? तो ये सारा क्या है? फॉरेन असेट्स का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन बैंक्स को, ओके? और हम लोग का कंट्री का कुछ बैंक्स, जैसे स्टेट बैंक दूसरे कंट्री में भी मिलेगा तुमको, तो वो हो गया हम लोग फॉरेन एसेट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? तो फॉरेन ट्रेड इन्फ्लुएंसेस इंडियन एग्रीगेट डिमांड इन टू वेज। अब फॉरेन ट्रेड हमारे कंट्री को दो तरह से इन्फ्लुएंस करता है। फर्स्ट, व्हेन इंडियन बाय फॉरेन फूड, द स्पेंडिंग एस्केप्स इज लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, डिक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड। सेकंड, आवर एक्सपोर्ट टू फॉरेनर enter as injection into the circular flow, increasing aggregate demand. ओके, तो अगर कोई चीज हम इंपोर्ट करेंगे तो उसका जो पैसा हुआ, इंपोर्ट जब हमने किया और हमने जो वो पैसा दिया, तो वो पैसा लीकेज होकर हमारे कंट्री से निकल के दूसरे कंट्री में चला गया। और जब हमने कुछ एक्सपोर्ट किया तो हमारा जो हमने जो बेचा उसके बदले में हमारे पास पैसा आया, और उस पैसा को हमारे जो कंट्री के लोग हैं उनके पास वो रियल इनकम के तौर पे फ्लो करके आया, जिससे वो अपने कंट्री में किसी भी चीज का डिमांड इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, अब ये सब चीज देखो डिमांड का गेम है। इंपोर्ट्स जब होगा तब इंपोर्ट्स का डिमांड भी होगा, राइट? जैसे कि अगर जैसे तुम लोग डोमिनोज केएफसी जाते हो, क्यों जाते हो? क्योंकि इंपोर्ट हुआ है। और इंपोर्ट क्यों हुआ है? क्योंकि लोग चाहते हैं कि जाए। ऐसे इंडिया में इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट आया विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश जब आए तब वो अपना कल्चर लेके आए और अपना अपना क्वालिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो लेके आए। अब जब इंडिया के लोगों ने वो प्रोडक्ट यूज किया तब उनको लगा कि अरे इसका क्वालिटी काफी अच्छा है, तो हम लोग को ये यूज करना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब
अब देखो ब्रिटिश तो आया था ये सोच के कि हम लोग यहाँ रहेंगे, तो वो लोग यहीं पे प्रोड्यूस कर रहा था, ओके। तो यहीं पे सब मैन्युफैक्चर हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन जब चला गया तब क्या हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो भी चला गया, लेकिन लोगों को अब उस चीज का आदत लग चुका था। ओके, अब लोग दारू नहीं पीते थे, वाइन पीते थे। ओके, अब लोग घासलेट नहीं यूज करते थे, अब लोग फ्यूल यूज करते थे। तो अलग अलग चीज बदल चुका था। अब लोग मंजन नहीं यूज करते थे, टूथपेस्ट यूज करते थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब बीड़ी में सिगरेट पीते थे। हाँ, बीड़ी छोड़ के सिगार पीने लगे। तो अब इस तरह से क्या हुआ कि जब वो चले गए तो डिमांड रह गया। अब जब डिमांड रह गया तब वापस इंपोर्ट्स करना ही पड़ा। ओके, अभी इंपोर्ट करें या ना करें ये डिसीजन काफी काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे शुरुआती दौर में इंडिया ज्यादा इंपोर्ट्स नहीं करता था, ओके, लेकिन धीरे धीरे इंडिया का इकोनॉमी ओपन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ 91 में, और 91 में लिबरलाइजेशन होने के बाद से जो बूम हुआ इंडियन इकोनॉमी का, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉरेन ट्रेड, मतलब 1990s से इंडियन इकोनॉमी ऊपर की तरफ बढ़ा। ओके, 1990s 94 95 से, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी ऊपर की तरफ बढ़ा, और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी पीछे घूम के डायरेक्ट 2020 में देख रहा है। ठीक है, इससे पहले इंडियन इकोनॉमी पीछे घूम के नहीं देखा था। और एक मिनट रुको, मैसेज आया है। और अब हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, और अब इंडियन इकोनॉमी पीछे घूम के डायरेक्ट 2020 में देखा, जब उसका जीडीपी -23.9% हुआ। ओके, देखो अच्छा भैया, ये जीडीपी और गिर जाएगा, माइनस से -50-50 चल जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा, क्या लग जाएगा सबको, और क्या लगेगा सबको। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन 2004-5 इंडिया का जो इंडियन इकोनॉमी का जो इंपोर्ट, जो टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिला के था, वो अराउंड 40% था। देखो 38.9%, यानी अराउंड 39% इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा था। ओके, दिस इज सब्सटेंशियली हायर देन 16% प्रिवेल्ड इन 1985-86। 85-86 में जो सिर्फ 16% था, अब वो 2004-5 में होके, यानी 20 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, डबल से भी ज्यादा। ओके, अच्छा, there are several countries whose foreign trade proportion are above 50% of GDP। कुछ कंट्री है जिसका फॉरेन ट्रेड जीडीपी का 50% से भी ज्यादा है। एक आध कंट्री का नाम बताओ जो बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रेड करता है। फ्रांस। नो, नॉट फ्रांस। सऊदी। फ्रांस का तो जीडीपी भी इंडिया के साथ बराबर नहीं होगा, सऊदी भी नहीं। अरे एक बहुत फेमस कंट्री है, 2020 में और भी फेमस हो गया है। यूएसए। नो। पाकिस्तान। पाकिस्तान, नो। अरे सिंपल है, हमारा पड़ोसी है, अक्सर बदमाशी करते रहता है। चाइना। चाइना। ओके, तो चाइना इज अ कंट्री जो काफी फॉरेन ट्रेड में डील करता है, सब जानते हैं। ओके, बिकॉज चाइना 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 चाइनीज टिकटॉक। प्रोडक्ट ऑलमोस्ट हर कंट्री में मिलता है, राइट। अब ये बताओ चाइनीज हर कंट्री में क्यों सेल कर पाता है? क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन है वो सस्ता है, उसके पास चीप लेबर अवेलेबल है, और उसके पास एक चीज देखो, मैंने एक चीज कहा था, रिसोर्सेज, कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना पड़ेगा ताकि हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। तो प्रोडक्शन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या होता है, ये बताओ। रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, उससे भी ज्यादा, यस, विनीत ने कहा लेबर। लेबर इज द मोस्ट एफिशिएंट रिसोर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन। लेबर नहीं रहेगा तो तुम्हारा रॉ मटेरियल को तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया हैज लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि उसके पास रॉ मटेरियल्स है, बट वो लोग कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करता है, क्योंकि उसके पास लेबर्स नहीं है। क्योंकि उसका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है कि वो लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकता, डिक्टेटरशिप वगैरह है वहां पे। तो अगर लेबर रिसोर्सेस है तो इंडिया के पास इस रिसोर्सेस का कोई कमी नहीं है। अगर देखा जाए तो हम लोग 130 करोड़ लोग हैं, जिनमें से तकरीबन अगर देखा जाए तो 70 से 80 करोड़ लोग जो है ना, वो वर्किंग पॉपुलेशन है। मतलब जो 20 साल से 40-50 साल के जो लोग हैं वो है, मतलब अराउंड 70 से 80 करोड़ लोग। तो हमारा ऐसा नहीं है कि हमारा पॉपुलेशन से ज्यादा है, हमारा पॉपुलेशन के साथ हमारा वर्किंग जो क्लास है वो भी ज्यादा है। चाइना का पॉपुलेशन ज्यादा है हमसे, लेकिन चाइना का
वर्किंग क्लास बुड्ढा ज्यादा है। नहीं है, वहां पे काफी एजेड लोग हैं, काफी मतलब उन लोग को उन जैसे देखो हर कंट्री का एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है, राइट? चाइना का वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होने में अभी 2-3 जनरेशन और लगेगा। जब इसका एक जनरेशन मरेगा, दूसरा जनरेशन आएगा, फिर वो ट्रैक में आएगा कि हम हमारे जैसा हो पाएगा वो कि हमारा यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। तो देखो इंडिया के पास वो लेबर जो है वो रिसोर्स का कमी नहीं है, लेकिन स्टिल इंडिया में ऐसा क्यों है कि इंडिया अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पाता है? क्योंकि रिसोर्सेज होने के बावजूद अगर आप रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इंडिया ने अपने लेबर रिसोर्स को कभी ढंग से यूज नहीं किया, इसलिए उसका कभी भी आउटपुट अच्छा नहीं आया है। क्योंकि इंडिया में देखो इतने सारे लोग हैं, जो मैंने कहा 70-80 करोड़ लोग, उनमें से गारंटी के साथ कह सकते हैं 50 करोड़ लोग अनपढ़ होंगे, ठीक है? और तो और जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो भी थोड़ा-थोड़ा अनपढ़ जैसा बिहेव कर देते हैं कभी-कभी। तो ये सब रीज़न है कि हम लोग स्किल्ड नहीं हैं, हम लोग एजुकेटेड नहीं हैं, हम लोग के पास मोरल वैल्यूज़ नहीं है, तो इसीलिए ऐसा होता है। ओके, अच्छा। तो देखो जब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है कुछ governments have tried to gain confidence of potential users by announcing that the national currency will be freely convertible। अच्छा एक मिनट रुको यहाँ से। ओके हाँ, ये चीज देखो जब ये फॉरेन ट्रेड का आया तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मनी क्या होगा, कौन से करेंसी में ट्रेड होगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, नाउ व्हेन गुड्स मूव अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स मनी मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट? अगर मैं कुछ बेच रहा हूँ तो वहां से मनी भी इधर आना चाहिए। एट द इंटरनेशनल लेवल देयर इज नो सिंगल करेंसी दैट इज इशूड बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी। इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं है जो बोलेगा कि हाँ इंटरनेशनल लेवल पे आप ये करेंसी यूज करो, राइट? Foreign economic agents will accept a national currency only if they are convinced that the currency will maintain a stable purchasing power। ठीक है? कोई कंट्री आपके करेंसी को तभी एक्सेप्ट करेगा जब उस कंट्री को लग रहा है कि आपका करेंसी जो है वो एक स्टेबल परचेसिंग पावर हमेशा रखेगा। फॉर एग्जांपल, काफी टेक्निकल टर्म्स हो गया, मैं इसको सिंपल सिंपल टर्म्स में थोड़ा एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है? कि समझो समझो मेरे को एक एक काऊ खरीदना है, ओके? काऊ, या समझो मेरे को एक हॉर्स खरीदना है और तुम सब मेरे को हॉर्स या काऊ बेचने आया, ओके? काऊ खरीदना है फॉर मिल्किंग पर्पस, हॉर्स खरीदना है फॉर रेसिंग पर्पस, ठीक है? समझो काऊ खरीदना है मेरे को और तुम सब मेरे पास काऊ बेचने के उद्देश्य से आया कि हम लोग आपको काऊ सेल करेंगे, ओके? तो मैं किससे काऊ लूंगा? तुम 4-5 लोगों, किससे मैं काऊ लूंगा? जिसका काऊ जो अच्छा माल सस्ता में दे। नो, सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा, ये प्रेडिक्ट करना कि किसका काऊ मुझे लॉन्ग टर्म तक इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क एवरी डे देगा। कुछ कुछ काऊ होता है जो किसी दिन ज्यादा मिल्क देता है, किसी दिन कम मिल्क देता है, तो मेरा जो स्टेबिलिटी है वो नहीं रहेगा इन दैट केस। तो मैं ऐसा काऊ खोजूंगा जो मुझे इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क, चाहे वो 10 लीटर की जगह 5 लीटर ही दे, लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे। तब मेरा जो बिजनेस है वो स्टेबल रहेगा। तो बात समझ में आया मेरा, मैंने क्या कहा? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके। तो जब फॉरेन करेंसी लेने का बारी आया तो फॉरेन एजेंट्स ने क्या कहा कि हमें वैसा करेंसी चाहिए जिसका स्टेबिलिटी रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? क्योंकि कुछ कुछ कंट्री होता है जिसका करेंसी काफी फ्लक्चुएट करता है, ओके? मतलब तुम देखोगे, अगर तुम कभी वो ऐप खोल के देखो, कौन सा नाम, इकोनॉमिक टाइम्स, तो उसमें देखो सब कुछ का फ्लक्चुएशंस नजर आएगा तुमको, रुपी का, डॉलर का, यूरो का। तो डॉलर ऑलमोस्ट हमेशा स्टेबल रहता है, ओके? तो without this confidence a currency will not be used as an international medium of exchange and unit of account, since there is no international authority with the power to force the use of a particular currency to international transaction। अब तुम किसी पे फोर्स नहीं कर सकते हो कि हाँ आपको यही करेंसी लेना है, ओके? Government have tried to gain confidence of potential users by announcing that the national currency will be freely convertible at a fixed price into another asset over whose value the issuing authority has no control। तो गवर्नमेंट ने ये जताया, ये दिलासा दिलाया कि जो भी फॉरेन करेंसी यूज करेगा वो उस फॉरेन करेंसी को कभी भी आ, अपने नेचुरल, अपने डोमेस्टिक असेट में कन्वर्ट कर सकता है या अपने नेशनल करेंसी में कन्वर्ट कर सकता है विदाउट एनी कन्वर्टिंग कॉस्ट।
मतलब जैसे तुम्हारे पास अगर जैसे जब जब समझो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ, तब गवर्नमेंट तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा, तो पब्लिक प्राइवेट कंपनीज ही करेंगे, राइट? तो प्राइवेट कंपनीज को ये ट्रस्ट होना चाहिए कि हम लोग जो कर रहे हैं उससे हमारा प्रॉफिट हो, हमारा लाभ हो। ओके, क्योंकि सब लोग प्रॉफिट खोजता है। अब उसके लिए गवर्नमेंट को उनको कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ा, उनको ट्रस्ट दिलाना पड़ा कि आपके पास अगर डॉलर्स है तो वो डॉलर्स को आप फ्रीली कभी भी असेट में या अपने करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास अभी $1 है, तो मेरे पास ये ट्रस्ट है कि मैं कभी भी उस $1 को 70 रुपए में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और उसको कन्वर्ट करने में मेरे को कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगा। तो दैट ट्रस्ट शुड हैव टू बी entrusted to each and every buyer. Okay, that was a challenge while introducing foreign exchange. Okay, the other asset must often has been gold or other national currency. अब मैंने कहा कि अदर एसेट में कन्वर्ट करना है, तो किस में कन्वर्ट करोगे? आप गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, आप रुपी में कन्वर्ट कर सकते हो, आप किसी स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ दिस कमिटमेंट दैट हैज अफेक्टेड इट्स क्रेडिबिलिटी। दो चीज ऐसा है जो इसके खिलाफ टारगेट करता है। The ability to convert freely in unlimited amount and the price at which the conversion takes place. पहला कि क्या हम अनलिमिटेड अमाउंट तक कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, एक मिनट, मैसेज आया है। वो लिविंग थिंग है, ऊपर नीचे तो होगा। क्या लिविंग थिंग है विनीत? और गाय गाय काऊ काऊ काउ नहीं, तब मैं प्रेडिक्ट करूंगा ना, मैं प्रेडिक्ट करने का कोशिश करूंगा, मैं कभी भी गारंटी नहीं दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पे जो बात है कि हाँ डॉलर हमेशा स्टेबल रहेगा, कोई नहीं जानते कि डॉलर हमेशा स्टेबल रहेगा, हो सकता है डॉलर गिर जाए, कौन जानता है? तो हम लोग सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कभी भी हम लोग एग्जैक्ट नहीं। अब जैसे जो लोग स्टॉक मार्केटिंग में डील करते हैं, वो लोग भी प्रेडिक्ट ही करते हैं कि कोई चीज ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। कोई की गारंटी से बोल सकता है कि ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? नहीं बोल सकता। तो आई विल प्रेडिक्ट। ओके, तो ये कॉन्फिडेंस दिलाना था बस गवर्नमेंट एजेंट्स को। और दूसरा सवाल तुम्हारा, यूएस के पास गोल्ड है? यस, यूएस के पास काफी गोल्ड है। ओके, यूएस के पास काफी गोल्ड है। सबसे ज्यादा किसके पास है? यूएस? सबसे ऑल ओवर वर्ल्ड? नहीं, सबसे ज्यादा आई थिंक साउथ अमेरिका के पास है। साउथ अमेरिका कोई कंट्री में सबसे ज्यादा ये है। यूएस में देखा जाए तो मेक्सिको में काफी गोल्ड है। सबसे कम गोल्ड एक्चुअली इंडिया में हुआ करता था। सबसे कम गोल्ड इंडिया में नेचुरली गोल्ड होता ही नहीं था। इंडिया में गोल्ड जो बोलता है ना सोने की चिड़िया, वो इंडिया में गोल्ड एक्चुअली आया था क्योंकि वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे, जब इंडिया अपना चीज बेचता था और पेमेंट गोल्ड में लेता था। रोम से काफी यहाँ गोल्ड आया इंडिया में। इतना गोल्ड आया कि इंडिया के पास बहुत गोल्ड हो गया, और जो भी गोल्ड हुआ उसको फिर मेडिवल पीरियड में जो ये थे, क्या बोलते हैं, अफगानी रूलर्स थे, वो लोग लेके चले गए। ओके, साउथ अमेरिका में तो सोना का खान शायद। हाँ है, साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा है। अच्छा, a nation's freely convertible at the price takes place. The international monetary system has been set up to handle these issues and ensure stability in international transaction. तो एक कमेटी बनाया गया जो इन सब चीज को देखेगा। A nation's commitment regarding the above two issues will affect its trade and financial integration with the rest of the world. अब उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ हमारे फॉरेन ट्रेड रेट का, ठीक है। अच्छा, तब तो वो लोग माइंस का अच्छा यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स माइंस होना है तो माइंस का यूज करना होगा। जैसे देखो, ये वही है कि आप अपना रिसोर्सेस को कैसे यूज करते हो। उसका जो लेबर पावर है, जो मैन पावर है, वो लोग चाहे तो माइंस खुदवा सकते हैं उसको, लेकिन अब उनका अपना पर्टिकुलर डिसीजन है कि वो उस चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अब माइंस खुदवाना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा, मशीन्स लगेगा, और भी बहुत सारा खर्चा वर्चा होता होगा। अब वो उस कंट्री का अपना डिसीजन है कि वो उसको खोदना चाहते हैं कि नहीं खोदना चाहते। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल कैसे है इसका, एक मिनट रुक जाए। फिर भी तो पुअर है, यस फिर भी पुअर है, क्योंकि क्योंकि उसके पास वो टेक्निक नहीं है वो यूज करने का। जैसे क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया को ही पकड़ लो ना। इंडिया इतना रिच कंट्री था पहले, इंडिया इतना रिच रिसोर्सेस वाला कंट्री था पहले, लेकिन तब भी इंडिया इतना पुअर क्यों था? ब्रिटिश के आने से पहले, लेटर मुगल्स में इंडिया का तो इतना कुछ था, लेकिन तब भी इंडिया में तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इवन इफ द रिसोर्सेज वर देयर, इंडिया को कुछ आता ही नहीं था, कुछ टेक्निक पता ही नहीं था कि कैसे क्या करते हैं, ब्रिज कैसे बनता है नहीं पता था,
ब्रिज के नाम पे लकड़ी का काट बैठा रहता था। तो ब्रिटिश आया तो बोला कि नहीं, ऐसे भी ब्रिज बन सकता है। मॉडर्न इंजीनियरिंग वो लोग लेके आया हमारे कंट्री में। ओके, पहले का अगर बात किया, तुम लोग एग्जांपल दे दो कि बहुत पहले का, जब पल्लवा और छोला था, कि हाँ उस समय इंजीनियरिंग था हमारे कंट्री में, लेकिन फिर कहीं ना कहीं खो गया। तो ये सारा चीज है जो हम लोग, मतलब मैंने कहा ना कि रिसोर्सेस को इफेक्टिवली यूज करो, स्किल्स डेवलप करो, वही बात है। अच्छा, अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। ओके, अभी तक जो बताया उसमें कुछ क्वेश्चन वेश्चन है तो पूछ लो। आयशा, अनीशा, रोहित, तुम तीनों, पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है। मैं पूछ रहा हूँ कि आप जो बोले छोला पांडव के टाइम में इंजीनियरिंग था, फिर कैसे कहाँ खो गया? वो मैं कैसे बताऊंगा कि कहाँ खो गया, इट मस्ट हैव बीन लॉस्ट एनीवेयर। बेसिकली नहीं, जैसे वो इसीलिए खोया, एक रीजन ये हो सकता है कि जब जब आप लोग, जब कोई किसी के रूल में आ जाता है तब कुछ ना कुछ जरूर खोता है। जैसे जब हम लोग ब्रिटिश के रूल में आ गए ना, तो हमारे पास डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन हम लोग अपना कल्चर खो दिए। उसी तरह पल्लवा छोला के बाद हम लोग अफगानी और मुगल रूल के अंडर आ गए, तो हम लोग अपना वो छोड़ दिए, खो दिए, क्या बोलते हैं, अपना स्किल्स खो दिए, क्योंकि वो लोग अपना चीज को हमारे ऊपर हावी करने लगा। तो इसीलिए हो सकता है, दैट मे बी अ रीजन, आई एम नॉट श्योर। ओके, यस रोहित, अनीशा, कोई क्वेश्चन तुम लोग का? आयशा, नहीं भैया। आयशा, आर यू फॉलोइंग? नहीं, नहीं, नहीं. यू आर नॉट फॉलोइंग? No, I'm following. No question. ओके, गुरप्रीत, गुरप्रीत नहीं आएगा, उसका बत्ती गुल है, मतलब उसका लोड शेडिंग है। अच्छा, अनीशा भी तो यहाँ नहीं है, राइट? ओह, वो कहाँ गायब हो गई? लो, अभी थी। ओके, बैलेंस ऑफ कुछ मैसेज की है, वो बोल रही है कि नेट खत्म हो गया भैया। कोई बात नहीं। Okay, the balance of payments record the transaction in goods and services and assets between the residents of a country with the rest of the world. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ये एक बेसिकली एक बुक है। ओके, एक बुक बोल सकते हो, जिसमें हम लोग का सारा ट्रांजैक्शन विद द फॉरेन कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन गुड्स, सर्विसेज, फॉरेन असेट्स, रेसिडेंट्स, इन्वेस्टमेंट, इन सब का जो भी वही खाता है, वो उस बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा रहता है कि हमने किस कंट्री के साथ कितना गुड्स खरीदा, कितना बेचा, कितना सर्विस बेचा, कितना खरीदा, कितना असेट्स बेचा, कितना खरीदा, ये सब हमारे बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। देयर आर टू मेन अकाउंट्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होता है, ठीक है, एक होता है करेंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। ऑलराइट, ध्यान से समझना। करेंट अकाउंट क्या होता है? करेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट। तो ये लोग दो चीज को रिकॉर्ड करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, और दूसरा ट्रांसफर पेमेंट। अब ये ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है कि हमने किसी कंट्री को कितना पैसा दिया और किस कंट्री से कितना पैसा लिया। अब वो किसी भी फॉर्म में हम लोग ले दे सकते हैं, ठीक है, वो समझो हेल्प हो सकता है या कुछ और फॉर्म में हो सकता है, लेन देन करना। तो ये दो चीज जो है ये हम लोग का करंट अकाउंट में रहता है। अभी हर कंट्री के साथ रहता है। इंडिया ने यूएस से कितना पैसा लिया, कितना ट्रांजैक्शन किया, फ्रांस से कितना किया, पाकिस्तान को कितना दिया है, ये सब, ठीक है। ट्रेड इन सर्विसेज डिनोटेड एज इनविजिबल ट्रेड। जो ट्रेड इन सर्विसेज होता है उसको इनविजिबल ट्रेड कहते हैं। ट्रेड इन सर्विसेज मतलब जब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मतलब क्या? जैसे तुम लोगों ने ये सुना होगा कॉल सेंटर। कॉल सेंटर के बारे में सुना है किसी ने? कौन सा कॉल सेंटर? कोई भी कॉल सेंटर, बीपीओ सुना है? बिजनेस हाँ, सुना है। प्रोसेसिंग आउटपुट। ये क्या काम करता है? ये आउटसोर्सिंग का काम करता है। मतलब फॉरेन कंट्री में जो भी काम होता है, अब देखना ज्यादातर बीपीओ रात में ऑपरेट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉरेन कंट्री में जो काम होता है, राइट, उनके पास काम बहुत है, काम बहुत है फॉरेन कंट्री के पास, और वो लोग क्या करते हैं, अपने काम को आउटसोर्स कर देते हैं, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको भेज देते हैं। अब बीपीओ जो है ना, ये लोग अपना एजेंसी खोल के रखा है, प्रोसेसिंग आउटपुट। ये लोग काम लेता है और काम लेने के बाद ये लोग अपना एम्प्लॉय जमा के रखा है, उन लोग को काम देता है, वो लोग सब काम करता है,
और बीपीओ का जो मालिक है उसके पास फ्रीलांसिंग काम जाता है। फ्रीलांसिंग तो वर्क फ्रॉम होम वगैरह होता है, बीपीओ काफी ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। और बीपीओ जो मालिक है वो जाता है, वो फिर अपना वो जो काम है उसको वो वापस समझो यूएस भेज दिया या ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, तो उसका फिर पेमेंट आता है और फिर यहाँ पे सैलरी मिलता है एम्प्लॉय लोग को। तो बीपीओ जो है ये आउटसोर्सिंग है सर्विसेज का, यानी कि बेसिकली ट्रेड है सर्विसेज का। ओके, तो इस तरह का जो काम होता है, राइट, इसे हम लोग इनविजिबल ट्रेड कहते हैं। क्यों? बिकॉज इस तरह के काम में ना हम लोग को नेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करना पड़ता है। कोई प्रोडक्ट नहीं है जो नेशनल बॉर्डर क्रॉस करके जाएगा, कि जहाज में लोडिंग हो रहा है, जहाज जाएगा उधर, वहां अनलोड करेगा, फिर ऐसा कुछ नहीं है। बस ओवर द इंटरनेट एवरी वर्क इज गोइंग ऑन। ओके, अभी जैसे देखो तुम समझो तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, तुम्हारा क्या बोलूं, कौन सा एग्जांपल दूं? ओके हाँ, मान लो तुम्हारा रेडमी का फोन है, ठीक है। अब रेडमी का फोन है, अब तुम्हारा रेडमी चाइनीज कंपनी है, तो जब तुम्हारा फोन को कुछ प्रॉब्लम होगा, तुम रेडमी का कस्टमर केयर पे फोन किया, तो क्या चाइनीज बोलेगा वहां से? चाइनीज तो नहीं बोलेगा, हिंदी बांग्ला जो लोकल लैंग्वेज है वही बोलेगा। कैसे? चाइनीज कंपनी जो है वो अपना सर्विस को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है, और हम लोगों ने चाइनीज सर्विसेज को इम्पोर्ट किया है, और हम लोगों ने अपने लोकल लोगों को यहाँ बैठाया है जो काम करते हैं एमआई के लिए। ओके, तो ये हुआ इनविजिबल ट्रेड। ओके, includes both factor income for input in investment income, that is interest, profit, dividends on our assets abroad, minus the income foreigners earn on assets that they own in India, and non-factor income is the shipping, banking, insurance, tourism service. Transfer payments are receipt which the residents of a country receive for free. Transfer payment क्या होता है कि जो, जैसे मैंने कहा, हम कुछ पैसा दूसरे कंट्री को दे रहे हैं या कुछ पैसा दूसरे कंट्री से ले रहे हैं फॉर फ्री, मतलब लोन नहीं दे रहे हैं कि हाँ लोन दिया आपको ब्याज देना है, ऐसा कुछ नहीं। एज अ साइन ऑफ कर्टेसी या जेनरोसिटी हम लोग दे सकते हैं। ओके, से ही कुछ करते हैं, एप्पल में तो काम करते हैं। यस यस यस, वो भी वैसा ही करता है। तो दैट इज नॉट एक्चुअली बीपीओ, वो है उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है हमारे कंट्री में, एक होता है एफडीआई, एक होता है एफपीआई। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि फॉरेन कंट्री डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहा है हमारे कंट्री में, अपना ब्रांच इंडिया में बना रहा है। ओके, और एक होता है एफपीआई। एफपीआई क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जो कंट्री है वो दूसरे कंट्री में ब्रांच नहीं बना रहा है, बट अपना असेट्स हमारे कंट्री में बेच रहे हैं। जैसे समझो यूएस का कोई कंपनी है, वो कंपनी अगर पब्लिक जा रहा है वो कंपनी, तो वो अपना शेयर्स को कहाँ लगाएगा? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, राइट, नैस्डैक पे। लेकिन वो लोग चाहे तो अपना जो शेयर्स है उसको हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी बैठा सकता है। उसको कहें हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इंडिया में उन लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो इंडियन लोग जो है वो फॉरेन कंपनी का शेयर्स भी खरीद सकते हैं। ओके, जैसे रिलायंस का जो शेयर्स है वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, तो लंदन के लोग भी रिलायंस का शेयर खरीद सकते हैं। तो जैसे समझो फेसबुक अगर फेसबुक को लगता है कि इंडिया में काफी मार्केट है उसका, तो वो अपना जो पब्लिक ऑफरिंग है, जो उसका आईपीओ है, वो यहाँ भी वो लॉन्च कर सकता है। तो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। तो भैया जो करते हैं वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज में है, बीपीओ नहीं है वो। ओके, सो कहाँ था मैं? हाँ, तो ट्रांसफर पेमेंट जो है वो फ्री में होता है। अब ट्रांसफर पेमेंट गिफ्ट के तौर पे हो सकता है, ग्रांट के तौर पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड इज रेफर्ड एज ट्रेड बैलेंस। सर्विसेज को क्या कहते हैं? इनविजिबल ट्रेड, ये ट्रांसफर पेमेंट। और जो गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, सामान का, चीजों का, उसे कहते हैं ट्रेड बैलेंस। क्या कहते हैं? ट्रेड बैलेंस। एडिंग ट्रेड इन सर्विसेज एंड नेट ट्रांसफर टू द ट्रेड बैलेंस वी गेट द करेंट अकाउंट। इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं करेंट अकाउंट। ओके, अभी कैपिटल अकाउंट क्या होता है? Capital account records all international purchase and sales of assets such as money, stocks, bonds, etc. जब ये सब चीज का जो बिक्री होता है बिटवीन द फॉरेन कंट्रीज, तो वो सब हम लोग लिखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में। तो एक करेंट अकाउंट हुआ, एक कैपिटल अकाउंट हुआ। कैपिटल अकाउंट में मनी का, जैसे हमने डॉलर्स खरीदा, ये वो, किसी ने रुपीस खरीदा, ये वो,
हमने स्टॉक्स खरीदा फॉरेन का, फॉरेनर्स ने हमारा स्टॉक्स खरीदा, बॉन्ड्स खरीदा, एक्सेट्रा, ये सब चीज हम लोग कैपिटल अकाउंट में रखते हैं. We note that any transaction resulting in payment to foreigners is entered as debit and is given a negative sign. जब हम लोग किसी फॉरेनर को पेमेंट करते हैं तो वो डेबिटेड होता है, नेगेटिव साइन से लिखा रहता है, और जब हम लोग फॉरेन से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो क्रेडिटेड होता है, जो पॉजिटिव साइन से लिखा रहता है. ओके, यस रोहित, क्या पूछ रहा था तुम, पूछो. नहीं कुछ नहीं, गलती से हो गया था. अच्छा, बैलेंस पेमेंट सरप्लस और डेफिसिट. जब हमारा एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से ज्यादा हो तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस पे है, और जब हमारा इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा हो तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट पे है. इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट अक्सर डेफिसिट में पाया जाता है. ठीक है. अच्छा, अब इसको मैं इसके बाद अभी कुछ टेक्निकल चीजें हैं, जैसे ट्रांजैक्शन कैसा होता है, डॉलर्स का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये सब और भी काफी टॉपिक्स है जो मैं अगले दिन कराऊंगा. ठीक है. अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो. एनी क्वेश्चन? नहीं. नो क्वेश्चन. ओके, ऑलराइट देन मैं रखता हूँ आज की क्लास. हम लोग नेक्स्ट मंडे मिलेंगे. ओके. और निखिल को कुछ पूछना था, राइट? तो निखिल वापस ज्वाइन करो. किस चीज में भैया? मैथ्स में कुछ पूछना था ना? रोहित आएगा क्या? रोहित वो भी तो है. रोहित को पूछना. रोहित भी आ सकता है. मैं आदित्य से एक बार कॉल करके बोल दूं? पूछ लो जल्दी, 10 मिनट में आओ. ठीक है, लेट मत करो क्योंकि 8 बजे से वो क्लास है.